हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 अपने आज इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर का नाम। तो जिस जो अपना आज अपना टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मोबिलिटी। ठीक है ना। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक पर अलग वीडियो इस कारण बना रहा हूँ, देखो इससे नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इसके साथ में मिला सकता था, लेकिन बात क्या है कि इससे जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, वो बोर्ड पर करवाने वाला है, तो वो मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। तो इस कारण ये एक टॉपिक था थ्योरेटिकल छोटा सा, जो आपको बीच में करवाना पड़ रहा है, तो इस कारण मैं इस पर अलग वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक है अपना मोबिलिटी। ठीक है ना। तो मोबिलिटी क्या चीज़ होती है वो अपने आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है वो आपके पास ई वाला है, माइनस ई वेक्टर एम अपॉन टू। अब एक यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूं, कई बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर ये माइनस का साइन आपने साथ में क्यों लिया हुआ है, जबकि अपने चार्ज के साथ सिंबल नहीं लेते हैं, कि अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज मानते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़, आप अगर नहीं पता तो वो आज से ही ध्यान रख लो कि जब भी आप किसी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको अगर वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो वो चार्ज का प्लस और माइनस सिंबल आपको साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। जब वेक्टर फॉर्म लिखोगे वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन की बात आ जाती है, और प्लस माइनस सिंबल का डायरेक्शन से बहुत ही आप ये कह सकते हो कि गहरा रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो तभी आपको वेक्टर फॉर्म में माइनस का साइन लेना पड़ता है। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो इन अबव इक्वेशन वैल्यू ई टो अपॉन एम, यानी अगर अपनी इस ऊपर वाली वैल्यू में ओनली ई वेक्टर को छोड़ दें तो जो ई टो अपॉन में एम है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि देखो इसमें ई और एम है, जो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 सिक्स इंटू 10⁻⁻19 इसकी वैल्यू होती है, और एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। तो वही चीज़ है कि बिकॉज ई एंड एम आर कांस्टेंट फॉर एनी इलेक्ट्रॉन एंड टो इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। और जो यहाँ पे टो का सिंबल है, टाउ जिसको बोल देते हैं, ये टो क्या है, करेक्टरिस्टिक है एक मेटल की। अब करेक्टरिस्टिक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है उस जो मेटल आपका स्पेशल मेटल है उस मेटल की प्रॉपर्टी खुद की। जैसे कि मान लो, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल से बताऊं कि कोई, अगर मान लो दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग स्वभाव के हैं, आप उसमें से कह देते हो एक को गुस्सा ज़्यादा आता है एक को गुस्सा कम आता है। ठीक है, एक शांत स्वभाव का है और एक गुस्से वाले स्वभाव का है। तो अब गुस्सा वहाँ पे क्या है, उसके स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है, उस व्यक्ति विशेष का गुण है वो। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो टू है यहाँ पे, जो आपका मेटल कोई भी स्पेशल मेटल है उसका क्या होता है, खुद की एक इंटरनल प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो। यानी कि एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। भी एक ऐसे मान लो भी, एक अगर आदमी को गुस्सा आता है तो स्पेशल आदमी को ही गुस्सा आता है, ऐसे नहीं भी। अगर मान लो कि अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, अगर मैं ऐसे कह दूँ जैसे मैं सरदार हूँ, ठीक है ना, सरदारों को गुस्सा आता है, तो ऐसे नहीं भी सारों को ही गुस्सा आता है। ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज़ यहाँ पे आपने नहीं अप्लाई कर सकते, एक खास पर्सन के लिए बोल सकते हैं भी हाँ इसको गुस्सा आता है। क्लास में भी आप ऐसे थोड़ा कहोगे कि सारे स्टूडेंट नालायक है, कोई एक व्यक्ति विशेष नालायक नालायक हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पे टू की वैल्यू है, एक जो मेटल स्पेसिफिक मेटल है उसके लिए क्या होती है, सेम रहती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। कि मान लो आपके पास एक मेटल आपको दे दिया कि कॉपर है और एक आपको दे दिया आयरन है, तो आयरन के लिए अलग होगी टो की वैल्यू, और कॉपर के लिए टो की वैल्यू अलग हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। लेकिन एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है ना। भी कॉपर कोई भी हो उसके लिए टो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आप मेटल चेंज कर रहे हो तो टो की वैल्यू चेंज। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो टो क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल है, एंड फॉर ए स्पेसिफिक मेटल इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। एक स्पेसिफिक मेटल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ई टो अपॉन एम यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अपने क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो देखो क्या लिखा है, वी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू ई वैक्टर।
ठीक है। या फिर इसको अपने अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें कि इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिख के ओनली मैग्नीट्यूड की, तो क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई के इक्वल। अब म्यू किसको लिखा है यहाँ पे, ई वेक्टर को छोड़ के बाकी सबको। तो ई वेक्टर को छोड़ के क्या था, म्यू इज इक्वल टू ई टो अपॉन में एम इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ मेटल और कंडक्टर। इसको मेटल या कंडक्टर की क्या बोल देते हैं बच्चों, मोबिलिटी कह देते हैं, ठीक है ना। सो अपने यहाँ पे अगर बात करें म्यू की, तो म्यू इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं तो ये ई कहाँ चला जाएगा, इस वी डी के कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो म्यू की वैल्यू वी डी अपॉन ई। तो अब फॉर्मूला तो चलो आपके पास क्या आ गया, मोबिलिटी का आ चुका है बच्चों। अब बात आती है यहाँ पे कि जो अपने पास इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मूले से ही अपने क्या बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन एक तो आपकी बुक में दी हुई है और दूसरी डेफिनेशन मैं आपको खुद अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो पहली जो डेफिनेशन है इसकी क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब ये डेफिनेशन बनी कैसे, जिस बच्चे को नहीं बनानी आती, वैसे तो मैंने क्या है कि डेफिनेशन बनाने का तरीका प्रीवियस वीडियोस, कई चैप्टर की वीडियोस में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि इन दोनों में से कोई सी भी एक को क्या मान लो आप, यूनिट मान लो। जैसे मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको यूनिट मान रहा हूँ 1 न्यूटन पर कूलाम, या दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यूनिट मान लूँ तो म्यू आपके पास क्या आ जाएगा अब, यानी एक मान लेते हैं इसकी वैल्यू ई की, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बनाओगे कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी बोल देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, उसको ही अपने क्या बोलेंगे बच्चों, मोबिलिटी कह देंगे, ठीक है। और सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन ये वाली है, और में द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्पेसिफिक मेटल इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है ना ये वाला, इस फॉर्मूले का मैथमेटिकल का आपने थ्योरेटिकल फॉर्म लिख देनी है बस, ठीक है ना। थ्योरेटिकल फॉर्म इसकी क्या होती है कि द रेशो ऑफ, यानी दोनों का रेशो ही है, किस किस का, ऊपर तो क्या है इसके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नीचे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या कहला देते हैं, क्या कह देते हैं उसे अपने, मोबिलिटी बोल देते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन से कोई मर्जी आप लिख सकते हो इसमें। अब बात आती है इसकी यूनिट और डायमेंशन की। बेस की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है बच्चों, तो यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए इसके फॉर्मूले से, तो म्यू इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे मैं म्यू का एक फॉर्मूला जो ऊपर पड़ा है वो लिख रहा हूँ, वी डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर ऊपर और सेकंड नीचे, मीटर पर सेकंड। और ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, तो ई नीचे, तो न्यूटन बटा कूलम, बटा वाला कहाँ चला गया, अपॉन वाला ऊपर में चला गया, तो न्यूटन पर कूलम आ गई इसकी यूनिट। एक यूनिट ये बन गई। अब बुक वाली यूनिट बनाते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है यूनिट, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि देखो वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो वोल्ट पर मीटर गिवन है आपको। तो ऊपर मीटर और मीटर दो हो गए, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट बटा वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी बुक में यूनिट दे रखी है, इसको बुक में लिख रखा है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख रखा है बुक में। तो ये भी सही है, ये वाली भी सही है। अब यूनिट से ही इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो डायमेंशन कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो डायमेंशन के लिए अगर मैं इस यूनिट को काम में लूँ, कोई मर्जी यूनिट काम में ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है ये वाली यूनिट ही काम में लेनी है, ये वाली भी ले सकते हो आप काम में, ठीक है। तो अब मैं ये वाली यूनिट इसकी काम में ले रहा हूँ, तो देखो मीटर की क्या होती है L1, कूलम की क्या होती है A1 T1, सेकंड की क्या होती है T1, और न्यूटन की क्या होती है M1 L1 T-2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो m तो ऊपर चला जाएगा m-1, क्योंकि m और है ही नहीं, यहाँ L1 है, नीचे L1 है, तो L1 से L1 कैंसिल, L और तो नहीं है कहीं, तो L0 हो गया, ठीक है। T की वैल्यू देखो, T1 यहाँ पे और T1 यहाँ पे है, तो ये तो चलो कैंसिल हो गए, लेकिन T2 माइनस का 2 यहाँ पे पड़ा, ऊपर लेके जाओगे T2, और A1 यहाँ पे पड़ा ही हुआ है, तो A1, ये इसकी क्या आ जाएगी, मोबिलिटी की यूनिट आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है नीचे
कि मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, यानी जो मोबिलिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर और एक टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेचर ऑफ सब्सटेंस पर तो मैंने बता ही दिया भी अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी इसकी। दूसरा टेम्परेचर है, तो अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है कि आप एक चीज़ ये देखो कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी अपने क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे कि अगर मान लो किसी मेटल को आप टेम्परेचर दोगे तो वो टेम्परेचर से उसकी क्या हो जाएगी, उसके जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी इधर उधर दौड़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट। ठीक है ना, जल्दी इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आने से किससे में चेंज हो जाता है, आपके पास जो मोबिलिटी है इसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ये डिपेंड करती है। एंड फॉर एनी मेटल इफ वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हाई देन इट्स मोबिलिटी विल आल्सो हाई या मोर, यानी किसी भी मेटल के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हाई हो तो उसके लिए मोबिलिटी की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ऊपर एक चीज़ और है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या कि एक अगर आप इसकी यूनिट और निकालना चाहो, एक यूनिट और निकालते हैं अपने यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, म्यू इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम। अब ई की यूनिट क्या होती है, ई चार्ज होता है तो चार्ज की कूलम, टो यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड, और नीचे क्या है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब केजी, थर्ड यूनिट इसकी ये है। और इससे अगर आप क्या करो, इसकी डायमेंशन निकालो ना तो डायमेंशन सीधी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो कोई भी यूनिट आ सकती है, आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए भी, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बुक में आपको दिखा देता हूँ। बुक में एक दो चीज़ें थोड़ी सी बताने वाली हैं। तो देखो बच्चों, बुक में ये वाला टॉपिक है मोबिलिटी यहाँ पे, तो इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है ये जो आपको समझानी थी। मैंने नोट्स में इसको नोट नहीं किया हुआ क्योंकि इतनी ज़रूरी नहीं थी। तो ये तो इसकी यूनिट होगी, ऊपर ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, मिटा हुआ दिख रहा है आपको कि फॉर टू गिवन मेटल्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, यानी दो मेटल्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मान लिया पहले मेटल की मोबिलिटी है वो μ1 है और दूसरे मेटल के लिए जो मोबिलिटी है वो μ2 है। ठीक है, म्यू इसका सिंबल है और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो आपको पता है मोबिलिटी में नीचे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और ऊपर क्या आ जाती है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये v_d1 है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरे की क्या है, v_d2 है। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर अपने डिवाइड करें ऐसे तो e से e कैंसिल हो जाएगा, इधर μ1 बटा μ2 और इधर v_d1 अपॉन में v_d2 ये आ जाएगा। और ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ क्लियर फॉर दिस रिलेशन, इट इज़ क्लियर दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज मोर इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हाई होने पर मोबिलिटी की वैल्यू हाई होती है। ठीक है ना, और नेक्स्ट वी शैल स्टडी द मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन चैप्टर 16 ऑफ दिस बुक। चैप्टर 16 में दोबारा आएगा ये वाला मोबिलिटी वाला, वहाँ सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी आ जाएगी, तो तभी आपको मोबिलिटी यहाँ पे याद रखनी है जो कि आगे आपके काम आएगी। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट एक चीज़ और है, इसमें एक एग्जांपल करवा रहा हूँ कि आज थोड़ा सा टाइम था वीडियो में तो आपको मैंने सोचा एक एग्जांपल ही करवा दें। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 5.1 है कि द डिपेंडेंस ऑफ चार्ज Q क्रॉसिंग ए सरफेस टाइम T इज गिवन एज, यानी Q की वैल्यू आपको T की फॉर्म में गिवन दे दी, यहाँ पे भी ये Q की वैल्यू और T की फॉर्म में है। तो देन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम द सरफेस एट T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड टाइम पे ये क्या कह रहा है कि आप इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq अपॉन dt होता है, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और q की वैल्यू आपको t की फॉर्म में गिवन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 4 का 4 t क्यूब का 3t स्क्वेयर आ जाएगा। कैसे कि ये वाली जो पावर होती है ये तो आगे चली जाती है और पावर -1 हो जाती है, तो ये क्या हो गया 12t स्क्वेयर, और 5t में क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा तो 5 का 5 आ जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा 0। अब कई बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर 5t और 6 में आपने 5t में तो 5 पढ़ा रहने दिया, t का कर दिया ओनली, और लेकिन 6 का यहाँ पे 0 कर देते हो आप। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ देखो, जब भी आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ, मतलब जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, तो तब वो वाला कांस्टेंट पड़ा रहता है। लेकिन अगर ओनली कांस्टेंट हो, साथ में कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी यानी x y z a b c
पी क्यू आर एस टी जो भी है वो इसके साथ ना लगा हुआ हो तो डायरेक्ट कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो 12t² प्लस 5a और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अपने t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करें तो 12 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 5 यानी 17 एम्पियर यानी 17 एम्पियर इसका क्या आ जाता है बच्चों, आंसर आ जाता है। समझ में आई आपको ये चीज़? तो ये 17 एम्पियर क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक मोबिलिटी। कोई खास ज़्यादा समझने वाला नहीं था, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, बस इतनी चीज़ है इसमें। बाकी यूनिट डायमेंशन में इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना पीडीएफ नोट्स के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर आज इतनी छोटी वीडियो कैसे, तो उसको रीज़न मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पर बनानी थी तो तभी मैं इतनी बना रहा हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।